आपको ओएस्टर दिख रहा है, ये ओएस्टर मशरूम है, छोटा सा है, ये अभी फुल्ली ग्रोन नहीं हो पाया है, ये फ्रेशली अभी हार्वेस्ट हुआ है क्योंकि इसके गिल्स आपको दिख पा रहे होंगे, पिन कर लीजिएगा वीडियो तो दिख जाएगा। तो ये एक्चुअली में क्या था कि इसमें ऑलरेडी फसल आ चुकी है, तो इसमें अब जो फसल आ रही है ये बहुत ही छोटा सा आ रहा है, ये बहुत ग्रो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें ग्रीन, इस वाले पैकेट में ग्रीन मोल्ड लग गए थे। तो ग्रीन मोल्ड लगने के कारण मतलब इसमें ऐसी मतलब इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा नहीं हो पाया है। तो पैकेट तो ठीक है, ये आज का हार्वेस्ट था, छोटा सा ही आया है इसमें। तो विल शो, स्टार्ट करते हैं। ओएस्टर मशरूम की ये टेक्नोलॉजी है। हम लोग टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? पहली चीज़, टेक्नोलॉजी इसलिए कह रहे हैं कि इसको हम ऐसे ही, अगर इसके बीज या इसके स्पॉन, मशरूम के स्पॉन होते हैं, मशरूम के बीज को स्पॉन बोला जाता है। तो हालांकि इसके टेक्निकली बीज नहीं होते हैं, तो उनको हम अलग नाम से ही बोलते हैं स्पॉन। तो अब यहाँ पे जो ओएस्टर मशरूम है, इसको आप ऐसे ही ग्रो नहीं कर सकते, इसकी एक विधि होती है जो कमर्शियली यूज़ के लिए हम बता रहे हैं, तो इसलिए इसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और अब जो है इसके बाद मैं किसी को एडमिट नहीं करूँगा। तो ये बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो ओएस्टर मशरूम में आप मतलब ओएस्टर मशरूम में पता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड्स इसके आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और इसमें मैंने सब लिख दिया है प्रॉपर्ली ये क्या क्या करता है। एंड ये ड्राइड ओएस्टर्स की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। तो ड्राइड ओएस्टर यानी ओएस्टर मशरूम को जो सुखा दिया जाता है, तो फ्रेश ओएस्टर में 90% लगभग वाटर होता है, 90% वाटर। तो ये जो है ड्राइड ओएस्टर है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम है ड्राइड मतलब सूखा। तो सूखा 100 ग्राम यानी फ्रेश होगा 1 किलो के आसपास, है ना। तो फ्रेश मतलब आप निकालेंगे तो 900 ग्राम जो होगा पानी होगा, 90% वाटर, तो पानी उड़ जाएगा। तो जो कंक्रीट आपको मिलता है वो 100 ग्राम्स के आसपास मिलता है। उस 100 ग्राम्स में इतना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और क्रूड फाइबर और फैट, ये आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ओएस्टर मशरूम के कई सारे मतलब प्रकार होते हैं। तो पहला ये पिंक ओएस्टर है। ये पिंक ओएस्टर मशरूम ये एडिबल स्पीशीज़ है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेडिसिनल एंड एडिबल, ये खाने योग्य हैं। ये कोई वैसी स्पीशीज़ नहीं बता रहा हूँ जो खाई नहीं जाती हैं, ये सारी खाई जाती हैं। वेस्ट बंगाल में भी बिकती है और वर्ल्ड में भी बिकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से स्पीशीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं उनके लिए बता। तो ये हम लोग ने मतलब एक छत पे इसको करा था ओपन में। तो मतलब ये जनरली रहता है मशरूम के बारे में कि मशरूम को शेड वाला इलाका चाहिए, मतलब एकदम बंद चाहिए। तो ये हमने ओपन में इसको रखा था, और इसमें जब सनलाइट पड़ती है ना तो इसमें विटामिन डी की मात्रा 500 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी विटामिन डी फोर्टिफाइड हो जाता है। तो ये इसमें रहता है। ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स की कितना में स्पॉन रन होता है, तो स्पॉन रन समझा देता हूँ पहले। स्पॉन रन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम माइसीलियम देख लेते हैं। इमेजेस देख लेते हैं, सीधे सीधे हमें समझ में आ जाएगा। तो ये माइसीलियम होता है, फफूंद होता है सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जैसे ये है सफ़ेद रंग का फैल रहा है, पिक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ साफ दिख रहा है। तो ये माइसीलियम रन है ना। तो ये क्या है, मशरूम के आप अगर बीज डालेंगे तो वो सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट बोले तो मशरूम का खाना या भूसा हो गया, किसी में हो गया, तो आप अगर बीज डालते हैं तो भूसे में वो फैलना शुरू कर देता है। तो ये फैलता है और इसको हम कहते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाता है, पूरी में फैल लेता है,
तो ये पूरा पैकेट जो है सफ़ेद कर देता है। ये तो इसमें पूरा ये आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का, ये पूरा इसका माइसीलियम रन हो गया है। ये पहले ब्राउन था ओरिजिनली, ये पूरा इसमें जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं तो इसमें माइसीलियम रन हो गया है। तो माइसीलियम रन जो होता है, माइसीलियम को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और मशरूम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दो पार्ट में होता है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं तो हम स्पॉन रन या माइसीलियम रन का जो टेम्परेचर है उसको हम देख रहे हैं पिंक ओयस्टर का। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे जो मैंने ये आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स पे बस पकड़िएगा। बाकी जो ये सारी कंसंट्रेशन है इसकी आपको अभी आवश्यकता नहीं है। इसको आपकी आवश्यकता आएगी जब आप इंडस्ट्रियल कंट्रोल कर रहे हैं, तब उसकी आवश्यकता आती है कि 500 ppm है ना, और इसको कम ले आने पे कंसंट्रेशन फ्रूटिंग में 500 ppm 5000 ppm। तो इसका ये सारी हम इंडस्ट्रियल लेवल पे देखते हैं जब ऑटोमेशन पे आता है। उसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है अभी। आप इसको नॉर्मली जब आप इसको करेंगे, नॉर्मली खेती होती है तो हम CO2 मेज़र नहीं करते हैं। अगर हम झोपड़ में कर रहे हैं या फिर हम किसी घर में कर रहे हैं तो हम कोई डिवाइस ख़रीद के नहीं लाएंगे इसके लिए, है ना। उसको हम एक तरीके से करते हैं, सिस्टम से करते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब हम ऑटोमेशन पे चलती है जब हमारी सारा कंट्रोल ऑटोमेटिक हो रहा होता है, हवा ऑटोमेटिक अंदर आ रही होती है, फ्रेश एयर, और सारी चीज़ कंट्रोल्ड होती है। तो तब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अभी हम इन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहला कदम रखने जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए सिर्फ टेम्परेचर और दिनों को और ह्यूमिडिटी ध्यान रखेंगे। ह्यूमिडिटी जनरली मशरूम में, हर किसी की मशरूम में स्पीशीज़ में 80+ होती है। तो 80% प्लस हो ह्यूमिडिटी। उमस मतलब पानी की बूंदें होनी चाहिए, है ना। तो पानी की बूंदें चाहिए मशरूम को कमरे में, तो उमस होनी चाहिए, जैसे कि ओस गिर रही हो, जैसे आप उसको समझें फॉग जैसा हो रहा हो, तो फॉगिंग टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो ये है आपका पिंक ओयस्टर मशरूम। ये इसकी साइंटिफिक नेम है प्यूरिटन डिजमोर वैरायटी रोजेस। तो ये दूसरा है फ्लोरिडा, और वाइट ओयस्टर भी कहते हैं। जनरली सबसे ज़्यादा यही कल्टीवेट किया जाता है। ये इसको हमने सनलाइट में जब कल्टीवेट किया था तो 3 महीने देखिए कितनी डस्ट वस्ट पड़ गई है, गंदगी आ गई है। आप देख लीजिए इसमें कि कितनी मिट्टी आ गई है बालकनी में, सफाई वफाई नहीं हो पाई क्योंकि पैकेट खुले हुए थे, तो झाड़ू वाड़ू या फिर सफाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि गंदगी थी। मतलब ये डस्ट जो थी मशरूम पे चिपक जाती, तो वो हमें नहीं चाहिए था। तो हमने कहा कि जितना हो रहा है नेचर में, अब जितनी गंदगी इस पर गिर रही है वो तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन और डस्ट कम से कम अवॉइड ना हम लोग अपनी तरफ से ना क्रिएट करें। तो इसमें 2 वैरायटी आ गई थी, पिंक भी आ गई थी और वाइट भी थी। तो वाइट जो थी टैन कर गई थी सनलाइट के कारण। तो ये 80 किलो का पैकेट था, ये सारे 80 किलो के पैकेट थे। तो ये हमने केवल अपनी बालकनी में रखने, घर के खाने के लिए निकाले थे। मतलब ये तो सिंपली मैं बता रहा हूँ, मैंने बालकनी में अपने डाल दिया था और उसमें इतना ज़्यादा मशरूम हम लोग कल्टीवेट किया, मतलब पूरे सीज़न के लिए 2 80 किलो के पैकेट डाल दिए और इतने मशरूम आते रहे कि उसका सूप बना के पीते रहे। मतलब इसमें तो ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने घर में डाला था, बहुत पहले की बात है। और ये है जब आपकी सनलाइट के बिना इसको नॉर्मल लाइटिंग में आती है, तो इसका कलर जो है वो वाइट है और यहाँ पे टैन हो जाता है। तो ये सनलाइट, और इसमें जो है विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे कंपेयर करेंगे तो इस वाले में विटामिन डी की मात्रा 500 टाइम्स ज़्यादा आ जाती है। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपके विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है तो नेचुरल वाली वैसे भी चीज़ अच्छी होती है ज़्यादा कंपैरेटिवली, आप जो अंदर ग्रो कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेटर ये होता है। लेकिन इसमें कीड़े वीड़े आने के चांसेस होते हैं क्योंकि नेचर है, तो कीड़े वीड़े आ सकते हैं, तो आते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपना मतलब अपना घर बना के थोड़े समय बाद निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ऐसा हुआ भी था हम लोग के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई दिक्कत हुई। आप नेचर में भाई फल तोड़ते हो तो उस फल में, उस पेड़ में हो सकता है कीड़े हों, तो वो नेचर में होता ही।
तो यहाँ पे जो ये था जिसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट में था, तो इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं था। इसको भी हम अल्ट्रा वायलेट कौन सी, जो ग्रो लाइट्स आती हैं आपकी हाइड्रोफोनिक में इस्तेमाल होने वाली ग्रो लाइट्स आती हैं, उनमें नेचुरल यूवी होता है अल्ट्रा वायलेट। तो एक अल्ट्रा वायलेट में अंतर होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट में अगर आप देखेंगे, एक होता है आयोनाइजिंग, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग। तो बोर्ड में मतलब वो करना प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट जो है, अल्ट्रा वायलेट में क्या होता है 260 नैनोमीटर के आसपास ये आयोनाइजिंग शुरू हो जाता है। एक्स रेज और ये गामा रेज ये आयोनाइज कर देती हैं। उससे पहले जो होती हैं वो नॉन आयोनाइजिंग यूवी होता है। मतलब उससे अगर उसका आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, लेकिन आयोनाइजिंग यूवी का जो यूज़ होता है वो लेमिनार में होता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना। 260 नैनोमीटर प्लस मतलब होता है, इधर की ओर जाता है तो छोटा होता जाता है, 260 नैनोमीटर से कम होता जाएगा। तो इधर होगा तो बढ़ता जाएगा। अब ये है, तो अगर आप इसको ग्रो लाइट से ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें नेचुरल यूवी होता है, मतलब यूवी होता है जो नॉन आयोनाइजिंग यूवी होता है, तो उससे भी इसमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ सकती है और लाइटिंग की ज़रूरत होती है। तो अभी यहाँ पे देखिए लाइट की ज़रूरत होती है ओयस्टर मशरूम में, अंधेरे में नहीं उगते हैं। अंधेरे में बटन उग जाएगा, बटन मशरूम, लेकिन ये नहीं उगेगा, है ना। इसको थोड़ी बहुत लाइटिंग चाहिए होती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर देख लीजिए, स्पॉन रन टेम्परेचर 24 डिग्री, उसमें भी 24 था। स्पॉन रन ड्यूरेशन 15 से 20, उसमें 7 दिन था, यानी पिंक जल्दी उग जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं पिंक में, और हमने पिंक को भी प्रेफर किया था काफ़ी बार। और ये है येलो ओयस्टर, गोल्डन ओयस्टर, ये इसकी फ़ोटो है गोल्डन ओयस्टर की। और इसका जो टेम्परेचर है देख लीजिए 24 से 29, स्पॉन रन टेम्परेचर अडेप्टेबल है, और 18 से 25 दिन। तो मेन पॉइंट्स ये रहते हैं। ह्यूमिडिटी इसकी 85 मतलब 80 प्लस है। अभी इस समय जो टेम्परेचर चल रहा है रूम का वो 29 डिग्रीज के आसपास चल रहा है। तो अब जो टेम्परेचर है सिट्रीनोफाइलेटस जो है इसका तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये टेम्परेचर इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ये 29 प्लस हो गया है। तो यहाँ पे पिंक जो है, पिंक कुछ समय तक चल पाएगा, 32 तक चल पाएगा। तो उसके बाद ये है कि पिंक भी नहीं कर पाएगा टेम्परेचर अडेप्टेशन। तो ये है ओस्ट्रियाटस में कई कलर के आते हैं। ओस्ट्रियाटस की वैरायटी फ्लोरिडा जो मैंने सफ़ेद वाला दिखाया था, ये वैरायटी फ्लोरिडा, तो इसकी वैरायटी फ्लोरिडा होती है, वाइट वाला होता है। बाकी कई कलर्स में आते हैं। और एक ये ग्रे कलर में हमने लगाया था तो उसका है, और ये हमने सनलाइट पे उगाया था तो उसका कलर भी अच्छा आया था, ग्रे वाला। तो इसको हमने नॉर्मल तरीके से भी उगाया था, मतलब बिना सनलाइट के उगाया था, तो कलर बहुत अच्छा नहीं आया था। और ये बहुत ही मीठी आया था, मतलब बहुत ही मोटा बढ़िया सा आया था। तो इसको काट भी रहे थे, चॉप भी कर रहे थे, तो मोटे मोटे उसके स्पंज टाइप आ रहे थे मशरूम, बढ़िया सा। तो इसका जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट जो वाइट वाला ओयस्टर है उसी का ही है, क्योंकि सेम वैरायटी लगभग सेम ही है, और बाकी ह्यूमिडिटी भी वैसे ही। और ये जो है 18 से 24 डिग्री, तो 24 डिग्री मतलब 24 डिग्री के ये वैसे 28 डिग्री तक भी झेल लेता है,
तो और लो डिग्री में 16 डिग्री पे भी चल जाता है। तो अडेप्टेबल होते हैं, कुछ वैराइटीज़ अलग होती हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू है कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ वैराइटीज़ मतलब ऐसे मतलब अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं, वो थोड़ी सी अडेप्टेबल भी होती हैं। तो हर कोई थोड़ा सा उन पर दो जो मशरूम की वैराइटीज़ हैं उनको लेकर एक नई वैरायटी बना लेते हैं। तो वो भी टेक्निक होती है। खैर स्पॉन में हम लोग उसको देखते हैं। तो ये हमारा स्पीशीज़ हो गई। तो स्पीशीज़ देख लीजिए, यील्ड देख लीजिए इनकी। ये हमारी समर स्पीशीज़ हो गई जो रेड में लिख है, और ये विंटर स्पीशीज़ हो गई। तो ये विंटर स्पीशीज़ ये हमारी 3 हो गई, फ्लोरिडा हो गई, ऑस्ट्रियाटस हो गई, किंग ओयस्टर। किंग ओयस्टर बहुत टेस्टी होता है और ये कम निकलता है, लेकिन ये महंगा भी बहुत है। इस समय किंग ओयस्टर मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ। जो मार्केट में बिक रहा है फॉर्मलिन नहीं, चलो कोई नहीं। खैर ओयस्टर मशरूम बिक रहे हैं, है ना। ये तो बल्क में देते हैं। और ये किंग ओयस्टर, ये पैकेजिंग है, पता नहीं क्या है, महाराष्ट्र। हाँ, किंग ओयस्टर। ये किंग ओयस्टर जो ये दे रहा है ये बहुत ही रेयर है, ऐसा होता नहीं है जैसे ये बता रहे हैं, क्योंकि इसको उगाने में लगता है ऑटोक्लेव मशीन और लेमिनार। तो 90 रुपये किलो दे रहे हैं, तो कुछ मतलब इस पर कैच होगा। ये जनरली ऐसा ही होता है, इसी प्राइस पे चलता है ना। तो 350 रुपये 200 ग्राम, 1000 रुपये किलो, या फिर 350 रुपये 200 ग्राम ऐसे चलता है। मतलब ये इससे कम नहीं होता है मार्केट में। अगर कुछ ऐसे दे रहे हैं कि या फिर उसमें कुछ कैच होगा, क्योंकि किंग ओयस्टर जो है, आप यील्ड भी देख लो, बहुत कम यील्ड है इसकी। और इसमें लगता है ऑटोक्लेव मशीन भी लग जाएगी, टाइम भी लग जाएगा आपका, और उसके बाद लेमिनार भी लग जाएगा। तो सबके पास ये फैसिलिटी नहीं होती है ना, सारी चीज़ों का। तो इसलिए ये, और यील्ड भी कम है, तो ये 1000 रुपये किलो से कम नहीं बिकता है जनरली। जो हमने मार्केट में हमने देखा है और परचेज़ किया है 1000 रुपीज़ kg पे आसपास ही किया है। और ये टेस्टी बहुत होता है। तो ये जो फ्लोरिडा होते हैं ये तो खैर सस्ते मिल जाते हैं, ये जो स्पॉन दे रहा है। लेकिन मतलब ये देखिए 800 रुपये किलो ड्राइड पे है। अब हम अमेज़ॉन पे भी देख लेते हैं। लोगों का क्वेश्चन रहता है बिकता कहाँ है, तो ओयस्टर मशरूम यहाँ बिकता है। किसी भी ऑनलाइन पे आप इसको डिहाइड्रेट करके बेचते हैं। तो ये देखिए, ये जो सीड दे रहे हैं, ये ग्रोइंग किट भी बिकती है इनकी, और ये इनका रूटेड एक्सट्रैक्ट पाउडर भी देते हैं, है ना। तो ये इनका 300 रुपीज़ का आप देख लीजिए, ये कितने ग्राम होगा, 500 रुपीज़ पर ग्राम है शायद, 100 ग्राम्स। तो ऐसा है, ये कुछ ग्राम होगा। तो ये आपका ड्राइड है, ये चाह रहा हूँ, हाँ, ड्राइड ओयस्टर मशरूम 120 ग्राम 250 रुपये का। ऐसे चलता है, इसके जो रेट होते हैं अराउंड ऐसे ही चलते हैं, 250 रुपये का। और इस पर ऐसा नहीं कि सेल नहीं होती है, सेल भी होती है। मैं आपको हाई सेल वाला भी दिखाता हूँ, और उसमें दिख जाए तो हम लोग तो क्लाइंट्स बना के सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में जो लोग इसको रखना चाहें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अब इसका मार्केट आता जा रहा है ओयस्टर मशरूम के, कई प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ड्राइड ओयस्टर मशरूम का मार्केट बहुत बढ़िया है, क्योंकि 6 महीने तक तो ख़राब ही नहीं होता है। तो अगर आप मशरूम में जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों पे ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा देर उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। अगर शेल्फ लाइफ भी ख़राब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो बहुत ही महंगा दे रहे हैं, 1000 रुपीज़ का 100 ग्राम्स पर, पता नहीं, काफ़ी महंगा दे रहे हैं।
तो इसमें जो मैंने आपको टेक्निक बताया है कि आप इसको फोर्टिफाइड करके विटामिन डी फोर्टिफाइड 500 टाइम्स पे करके एक मार्केटिंग कैंपिंग पे चला सकते हैं। तो हम लोग जो हैं, हम लोग के प्रोडक्ट अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो विटामिन डी फोर्टिफाइड होते हैं। तो ये इसके मार्केट है। ऑनलाइन मार्केट में टेंशन होता नहीं है, आप सीधे सीधे घर से लो या कहीं से भी जहाँ से आप काम कर रहे हैं, ऑफिस से कर रहे हैं, वहाँ पे पैक कराया और आपने प्रोडक्ट रखवा दिया। और प्रोडक्ट जो है मतलब जो अमेज़ॉन की अगर आप मार्केटिंग देखेंगे तो जो डिलीवरी पर्सन आता है वो आपका सामान पिकअप करता है और ले जाके डिलीवर कर देता है। तो अमेज़ॉन है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सेल किया जाता है। इंडिया मार्ट में बल्क में किया जाता है, तो बल्क में अगर क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है छोटे लेवल से। तो इसमें स्पॉन और सबस्ट्रेट यानी स्पॉन यानी मशरूम का बीज जो मैंने बताया अभी आपको, मशरूम के बीज जो है उसको हम स्पॉन कहते हैं। और सबस्ट्रेट जो होता है मशरूम का खाना होता है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, तो दाल चावल रोटी सब्जी आपका खाना है। मशरूम का जो खाना है वो भूसा हो गया और क्या हो गया, सूखे पत्ते हो गए। तो ये मैं ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहा हूँ। ये लकड़ी का छिक्कल हो गया, ठीक है। कंपोस्ट भी खाता है, कंपोस्ट भी आप अगर बनाते हैं वो भी खाता है। तो ये सारे उसके खाने मतलब उसका खाना हो गया, उससे उसको ऊर्जा मिलती है। और सबस्ट्रेट का तैयार कैसे करना है, बैग कैसे बनाने हैं और इसका प्रबंध कैसे करना है मैनेजमेंट से। तो पहली चीज़ तो हम लोग सबस्ट्रेट का सिलेक्शन लेते हैं और स्पॉन का। तो स्पॉन जो होता है 20 से 30 दिन पुराना, कम से कम इससे ज़्यादा पुराना ना हो। हम तो चाहते हैं कि फ्रेशली जो स्पॉन होते हैं 7 दिन 7 डेज आउट, है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। लेकिन इतना अगर लेट है तो उसमें क्या होती है, यील्ड कम होने लगती है। 20 से 30 दिन भी है तो यील्ड गिर जाती है। उसके बाद 30 दिन के बाद भी यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा ऑयस्टर मशरूम दिखाया स्टार्टिंग में, वो मशरूम जो है यील्ड कम हो जाती है तो स्पॉन रखा रह गया, तो उसको हमने डाला तो ऐसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और सबस्ट्रेट के भी ऊपर होता है, सबस्ट्रेट में मोल्ड आ गई, अब सबस्ट्रेट में ज़्यादा खाना नहीं बचा। मोल्ड क्या होती है, बेसिकली मोल्ड को समझें जैसे मान लीजिए एक खाना एक आदमी खाता है, अभी वही खाना 2 आदमी खाने लगे तो क्या होगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी जो उतनी मिलनी चाहिए। तो मोल्ड वो दूसरा आदमी है, यानी मशरूम को हमने डाला है मशरूम के लिए वो खाना, अब वो दूसरा मोल्ड ने दूसरी फंगस है जो कि माइक्रो फंगस है, माइक्रो फंगस समझ सकते हैं उसको, और उसने क्या किया कि कुछ खाना उसने खा लिया। अब जो मशरूम को ताकत मिलनी चाहिए थी वो उस मोल्ड ने ले लिया। तो उसको ऐसे समझ लें। बाकी यहाँ पे 200 प्रकार के सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। ऑयस्टर मशरूम की अगर मैं लिस्ट बनाने शुरू कर दूँ तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो सीधे सीधे जो अवेलेबल है यहाँ पे हम उन पे आ जाते हैं। तो क्या क्या अवेलेबल है हम लोग के पास, भूसा अवेलेबल है, व्हीट स्ट्रॉ, भूसा आसानी से मिल जाता है मार्केट में। वुड चिप्स आपको किसी भी आरी की दुकान में मिल जाएगी। सब मतलब सूखे पत्ते मिल जाएंगे, सूखे पत्ते टूट के गिर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इतने सारे लोग जला देते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पैडी स्ट्रॉ, पुआल को यूज़ कर सकते हैं। और लोगों ने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है, लोगों ने उसको यूज़ किया है, क्या नाम है, गत्तों को यूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया है जिसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको मिल जाती है, वो उगाता है। तो हम भूसे का यूज़ करते हैं, भूसा हमें ईजिली अवेलेबल है। बुरादा तो खैर नुकसान कर देगा। ये वुड चिप्स का यूज़ करते हैं। बुरादे में एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो उसमें मोल्ड लगने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। मैं बुरादा कह रहा हूँ, चोकर। तो सबस्ट्रेट प्रिपरेशन जो है 4 प्रकार से होते हैं। यानी मशरूम का जो खाना तैयार होता है, जैसे खाने की भी तरीका होता है। आप खाना लेके आते हैं दाल चावल सूखा, तो ऐसा नहीं है कि कच्चा खा लेते हैं। कभी आपने दाल चावल कच्चा खाया है क्या?
नहीं खाया ना। तो पहले आप उसको धोते हैं, उसके बाद उसको कुकर में या फिर आप उसको पकाते हैं, जैसे भी आप पकाते हैं, बिना कुक करके या कुक करके। तो उसके तरीके होते हैं ना प्रिपरेशन करने के। उसके बाद आप उसको उसमें कुछ कोई घी डालता है, कोई तेल डालता है ना, कुछ भी जो आप पसंद करते हैं, तड़का लगाना या नहीं लगाना, उसके अनुसार उसमें आप मसाला डालते हैं और आप परोसते हैं, है ना। तो उसका एक तरीका है। इसमें भी तरीके होते हैं, तो 4 प्रकार के तरीके हैं उनको प्रिपेयर करने का, है ना। तो जो आप भूसा लेके आते हैं डायरेक्ट उसमें मशरूम के बीज नहीं डाल देते हैं, तो उनके तरीके होते हैं। वो तरीके 4 कौन से हैं? एक है हॉट वाटर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, स्टीम टनल मेथड और ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मशीन होती है, तो ये फैंसी मेथड हो गया। ये जनरली हम लोग किंग ओयस्टर के लिए करते हैं या फिर, है ना। बाकी नॉर्मल ओयस्टर मशरूम के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। कर सकते हैं लेकिन किया नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। स्टीम टनल मेथड बेस्ट होता है बड़े लेवल पे, और हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग आप इससे कर सकते हैं, और इन दोनों से स्टार्टिंग आप किया जा सकता है। तो उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर हम लोग जो इसमें सीखेंगे, इसमें हम पैडी स्ट्रॉ में भी करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल जो करेंगे अभी। जो ये है हमारा मिल्की मशरूम पैडी स्ट्रॉ पे और वीट स्ट्रॉ पे। तो मिल्की मशरूम पे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओयस्टर मशरूम का टेम्परेचर लगभग चला गया। तो यहाँ पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट देख लीजिए क्या करना है। तो इसमें आपको पानी गर्म करना है। अब इसका तरीका क्या होता है पानी गर्म करने का, कि आपने 100 डिग्री पे टेम्परेचर को पानी को गर्म करा। पहला तरीका जो ये है। और तो जैसे आपका ये बर्तन है, इसके अंदर जो पानी है, ठीक है, आपने इसको गर्म कर लिया 100 डिग्री पे मान लीजिए। अब इसमें आपने क्या किया, भूसा जो है डाल दिया। ये आपका भूसा हो गया। तो भूसा आपका डाल दिया आपने, इसको 100 डिग्री पे बॉईल कर लिया था। अब ये क्या होगा कि थोड़ी देर में आपने इसको इंसुलेटर से कवर कर दिया। जो बर्तन है आपका भगोना हो सकता है या टैंक हो सकता है, तो उसको इंसुलेटर या फिर थर्माकोल से कवर कर लिया, और थर्माकोल से करके ढक दिया। एक आपने लगा दिया इसमें थर्मामीटर। थर्मामीटर डाल दिया, और थर्मामीटर आपका टेम्परेचर बताता रहेगा। और इसमें आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि थोड़े समय बाद ऊपर से आपने बंद कर दिया, और इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना है ये आपका वीट स्ट्रॉ पैडी स्ट्रॉ में अलग अलग रहेगा। तो 1 घंटे के लिए आपको मेंटेन करना है 70 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इंसुलेट कर देंगे 100 डिग्री पे लाके, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इस पे आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इट्स नॉट, मतलब जो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप 70 डिग्री पे कंटिन्यू मेंटेन करें, बॉयल मत करें पानी। तो उसके लिए ये है कि हम लोग उसके लिए एक वो लगाते हैं आयरन रॉड, और एक टेम्परेचर के लिए अगर आपको ऑटोमेशन नहीं करना है, तो ऑटोमेशन नहीं करने के लिए हम लोग उसको मैनुअली कंट्रोल करते हैं। यानी जब टेम्परेचर 70 डिग्री का थोड़ा सा 75 होता है, तो हम लोग हीटर को बंद कर देते हैं। उसके लिए आयरन रॉड आपको मिल जाती है मार्केट में, आप आसानी से, जो आयरन रॉड आती है, तो वो आपको जो लोहे वाली जो रॉड होती है, तो वो आप पानी में डुबो के रख देते हैं और उसको ऑन कर देते हैं पानी को। इसको हम गमी बैग में डालते हैं, भूसे को हम गमी बैग होता है हमारा, दिखा देता हूँ। तो
क्योंकि भूसे को हम यूज़ करते हैं तो भूसा अगर ऐसे ही डाल दोगे तो उस पर चिपकेगा। अरे यार झूठ का यार, ये वाला गमी बैग नहीं। तो ये ऐसे गमी बैग्स होते हैं, तो ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये इसमें आप भूसा भरेंगे, इनको ऊपर से बंद करेंगे और आप डाल देंगे इसमें बैग में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आयरन रॉड से अलग हटेगा और इससे हम टेम्परेचर को करते हैं, टेम्परेचर को हम देखते हैं और थोड़ी देर में कट कर देते हैं टेम्परेचर को। तो ये एक तरीका है। और जैसे ये 70 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ से हम 1 घंटा काउंट करते हैं। तो वहाँ से 1 घंटा हम काउंट करेंगे, जैसे 70 डिग्री पहुँच गया 1 आवर। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो ये है जब आप मैनुअली करना चाहते हैं, वरना ऑटोमेशन की टेक्निक्स भी आती हैं। ऑटोमेशन में आप एक सेंसर लगाते हैं जो कि बहुत सस्ता पड़ता है, और सेंसर लगाने के बाद आप एक स्विच लगाते हैं, आर्डिनो बोर्ड लगाते हैं या रास्पबेरी पाई लगाएंगे और इसको स्विच से कनेक्ट करेंगे और एक कोडिंग कर देंगे, तो वो ऑटोमेशन हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक चलता है। तो वो भी एक तरीका है कि करने का, करो और भूल जाओ। और ये एक तरीका है मैनुअली। और जो हम लोग भी करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये ऑटोमेशन अभी नहीं करते। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, 100 डिग्री में बॉईल करते हैं, पानी डालते हैं सीधे सीधे, बस ये देखते रहते हैं कि 1 घंटे तक ये 70 डिग्री से नीचे ना हो। अगर 70 डिग्री से नीचे हो जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो इंसुलेटर होता है, इसको ऐसे समझे, 2 हमारे पास कंटेनर होते हैं, एक ये होता है, एक इसके चारों ओर कंटेनर होता है, भगोने के अंदर भगोना होता है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर होता है ये ऐसे रखा होता है, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इसमें भी पानी होता है, ये दूसरा कंटेनर होता है। तो ये जो पानी है ये इस कंटेनर को कवर करता है। ये ऐसे होता है कंटेनर, तो डबल कंटेनर होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पानी होता है इस पानी को हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी इसमें हम गर्म पानी डाल देते हैं जब ये पानी कम होने लगता है, ठंडा है ना। तो ये एक ही बार ही होता है, जनरली होता नहीं है। और स्टार्टिंग में ये हमने करके देखा हुआ है और इस तरीके से हमने मतलब इसको किया भी हुआ है, तो इसमें रिज़ल्ट मिला है। लेकिन हम लोग अब केमिकल मेथड स्टार्टिंग में फॉलो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा झंझट होता है। और धीरे धीरे हम ऑटोमेशन पे आ रहे हैं, जो ऑटोमेशन टेक्निक हमने आपको बताई है इस पर हम कर लेंगे, और फिर हम हॉट वाटर मेथड जो है ऑटोमेशन प्रोसेस के द्वारा कर लेंगे इसको आगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है करने में, सोचने में, मुझे पता है थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। ऑटोमेशन ज़्यादा ईजी है, गमी बैग करके आपने डाल दिया, ऑटोमेशन जो हमने भी देखा ये ज़्यादा बेटर होता है। तो एक ये तरीका है, यानी इसमें आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है व्हीट स्ट्रॉ के लिए और पैडी स्ट्रॉ के लिए। पैडी स्ट्रॉ के लिए जो है कम देर पानी में रखना रहता है, तो ये ध्यान दीजिए। पुआल जब भी होता है, पुआल को हम कहते हैं सॉफ्ट वुड और व्हीट स्ट्रॉ को कहते हैं हार्ड वुड, ठीक है। तो इसका जो टाइमिंग है वो कम रहती है। तो उसके बाद क्या करना है, पानी से इसको बाहर निकाल देना है, गमी बैग को बाहर निकाल देना है और गमी बैग को किसी ऊंची जगह पे रख देना है और साफ़ जगह पे रखना है। वो साफ़ आप फॉर्मेलिन से ट्रीटमेंट करेंगे, तो 2% फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी ये जो गमी बैग है, ये जो गमी बैग है, इसको आप किसी, जब आप निकालेंगे तो किसी पत्थरों के बीच में, इन पत्थरों को आप 2% फॉर्मेलिन से, एक केमिकल होता है, जो मैंने अभी इंडिया मार्ट पे दिखा रहा था, तो सबसे पहले जो खुला था तो ये फॉर्मेलिन लिक्विड है, नहीं यहाँ पे नहीं दे रहा है, इंडिया मार्ट में देगा, साइंटिफिक शॉप में मिल जाता है ये आ गया फॉर्मेलिन, ये फॉर्मेलिन है। तो ये
37% है, हमें 2% चाहिए। तो इसका 2% भी बना भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, दोनों अवेलेबल हैं। खैर इसको देख लीजिएगा, ये बीच में आ गया। तो 2% फॉर्मेलिन से आप इसको ट्रीट करेंगे पत्थर को। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपका ये 1 घंटे का ट्रीटमेंट हो गया, इसका पैकेट को बाहर निकालेंगे गमी बैग को और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। इसका एक्सेस वाटर ड्रेन कर जाएगा और फिर क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। तो ठंडा होगा तो ये करीब मान के चलिए 1 से 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा। तो जब ठंडा हो जाएगा तो भूसे को आपको फैला देना है। तो फैलाने के लिए जो ज़मीन होगी, ज़मीन को भी आप फॉर्मेलिन से 2% ट्रीटमेंट करके पहले से ही रखेंगे। तो 2% फॉर्मेलिन से जो ज़मीन होगी उस पर करना है और भूसे को फैला देना। ये प्रैक्टिकल करेंगे तो अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिकल करा है वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या हम प्रोसेस बता रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस भूसे को फैला लिया ज़मीन पर और ये इसको ठंडा होने दिया। उसके बाद हम इसमें हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, यानी मशरूम के बीज डाल देते हैं। तो ये हमने मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर चेक करना हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में कि कैसे चेक किया जाता है। और उसके बाद ये केमिकल स्टरलाइजेशन आता है, तो अभी हम उस पर भी आ रहे हैं। तो स्पॉनिंग करते हैं। तो स्पॉनिंग जो है, मशरूम के बीज डालते हैं। अगर हम लोग ने यहाँ पे 10 किलो भूसे से शुरू करा, 10 किलो भूसा पानी में डाला, गमी बैग्स में डाल के हमने इसको इस पर डाला। अब यहाँ पे डालने के बाद हम लोग इस पर 1 किलो, ये है 10 किलो का भूसा, वीट स्ट्रॉ, और इस पे हम डालेंगे स्पॉन, मशरूम के बीज। मशरूम का बीज कितना डालेंगे, 1 kg। तो 10% स्पॉनिंग रेट होता है, यानी 10 किलो पे 1 किलो पड़ता है, तो 10% हो गया। तो 1 किलो बीज जो है इसमें पड़ेगा। तो उसको जैसे आप दाल चावल मिलाते हो, दाल चावल मिलाने के लिए क्या, थोड़ा दाल लिया, थोड़ा चावल लिया, तो इसे हम कहते हैं मिक्स स्पॉनिंग। ठीक है, तो दाल चावल यानी मिक्स स्पॉनिंग। और लेयर हो गया सैंडविच हमारा, जैसे सैंडविच, वो हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि आपकी जो मिल्की मशरूम होता है उसमें हम लेयर को प्रेफरेंस देते हैं और मिक्स को हम नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट लेयर को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हम लेयर आपको दिखाएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो स्पॉनिंग होती है 10% ऑफ ड्राई वेट, यानी अगर हमने 10 किलो सूखे भूसे से शुरू किया तो उसमें 10% आपका स्पॉन पड़ेगा, मशरूम के बीज पड़ेंगे। तो मशरूम के बीज और स्पॉन आप देखेंगे प्रैक्टिकल में। तो आ जाते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन, जो हम लोग फॉलो करेंगे केमिकल स्टरलाइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग मेथड जो है उसमें थोड़ा सा झंझट आता है। और ये केमिकल स्टरलाइजेशन बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, ऑर्गेनिक केमिकल स्टरलाइजेशन है। स्टार्टिंग में हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग स्टीम मेथड पे चले जाते हैं। जब हम लोग धीरे धीरे अगर अपना बिजनेस में सोच रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग केमिकल स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हमारी ग्रोथ होने लगती है फिर हम स्टीम पे आ जाते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होता है स्टीम स्टरलाइजेशन। लेकिन उसमें कॉस्ट लगती है, आपको टर्न बनाना पड़ता है, उसमें खर्चा आ जाता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये ईजी मेथड यूज़ करते हैं। और ये कोई वैसा केमिकल नहीं है जो मशरूम में रह जाएगा। ये जो केमिकल है वेबस्टीन जो होती है, इसकी हाफ लाइफ रहती है 2 से 3 दिन की, और मतलब ये ख़त्म होता चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो मशरूम में रहेगा, क्योंकि अगर वेबस्टीन और फॉर्मेलिन मशरूम के सबस्ट्रेट में यानी खाने में रहेंगे तो मशरूम उगेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है समझ लेते हैं। तो केमिकल स्टरलाइजेशन बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने 90 लीटर पानी ले लिया, हमने 90 लीटर्स।
अब 90 लीटर पानी लिया और दूसरी जगह पानी लिया 10 लीटर्स, दो जगह पानी लिया, ठीक है। इसे क्लियर हो गया, दो जगह पानी लिया, टोटल हो गया 100 लीटर पानी, ठीक है। अब इस 10 लीटर पानी में हम लोग डालेंगे फॉर्मलिन, तो 125 ml। ये जो है 40% फॉर्मलिन होगा, मतलब ये मार्केट में आपको 37 या 40% के आसपास आपको मिलेगा। वो वाला फॉर्मलिन लेना है, 2% वाला फॉर्मलिन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा है, तो उसका 125 ml लेंगे, ठीक है, यानी 125 ml लेंगे। उसके साथ आप बेबिस्टीन लेंगे, तो बेबिस्टीन कुछ लोग 3 से 5 ग्राम लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट हमने रिज़ल्ट देखे हैं, बेबिस्टीन कंपनी का नाम है, फंगीसाइड होता है, तो वो लिया जाता है। ये दो ही चलते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है जनरली। तो ये क्या करना है, 10 लीटर पानी में इन दोनों को आपको मिला देना है। तो जब आप मिलाएंगे तो इनका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाएगा। और आपको 10 किलो भूसा लेना है, गमी बैग में ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक नेट बैग्स आते हैं, पोटैटो नेट बैग्स, वेजिटेबल नेट बैग्स आते हैं, वो भी ले सकते हैं। कारण क्या है कि ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में है। तो ये आपके वेजिटेबल नेट बैग्स होते हैं, ये थोड़े बड़े भी होते हैं इससे, ये तो छोटे हैं, तो आप बड़े ले सकते हैं। ये बड़े वाले आते हैं, आलू की बोरी में आपने देखा होगा, तो ये मिलता है। तो ये नेट बैग्स, तो इसमें आप अपना भूसा भर सकते हैं। निकालना आसान होता है और डालना आसान होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो ये इसमें जो है आप ये ले सकते हैं, या फिर वो जो गमी बैग है, गमी बैग हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूट लगे। हम लोग थोड़ा नेट बैग्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें पानी आसानी से निकल जाता है। और गमी बैग जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है हॉट वाटर में ये थोड़ा सा घुलने लगता है, तो वो हम प्रेफर नहीं करते गर्म पानी में प्लास्टिक को डालना। नॉर्मल टेम्परेचर पे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। ये कितना भूसा है हमारा, 10 किलो भूसा है, 10 kg भूसा है, ड्राई वेट, ठीक है। 90 लीटर पानी हो गया और 10 किलो भूसा हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो मिलाकर ये हमने इसको मिला दिया इसमें, और ये जो 10 लीटर है ये हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो है इसका वो बढ़ गया वॉल्यूम और हल्का सा कलर, चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने इसको मिला दिया और फिर क्या किया, इसके ऊपर एक शीट से कवर कर दिया। तो हम लोग यही प्रोसेस को करने वाले हैं, और ये लेकिन हम लोग मिल्की के लिए करेंगे। और जब हम मिल्की पढ़ेंगे तो मिल्की में केसिंग का प्रोसेस है। ओयस्टर मशरूम में केसिंग नहीं होती है, लेकिन मिल्की में केसिंग होगी, ठीक है। तो हमने प्लास्टिक की शीट से इसको कवर कर दिया, और ये फॉर्मलिन और जो फॉर्मलिन की स्मेल है उसको रोक लेगी, ठीक है, अंदर की अंदर। अब ये हमने इसको करा, और इसको करने के बाद मान के चलें 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये जो भूसा है आपने इसके अंदर पैकेट में 24 घंटे तक आप रख सकते हैं। 16 से 18 घंटे रख लीजिए, 16 घंटे कम से कम रखना है। तो आपने इसको खोला, भूसा निकाला, और जहाँ निकालेंगे वो सेम वही प्रोसेस, ईंटों पे अगर आप रख रहे हैं इसको, तो ईंटों को फॉर्मलिन 2% फॉर्मलिन से ट्रीट करेंगे और उसके बाद इसमें रखेंगे, तभी आप इस पर रखेंगे। इसका एक्सेस वाटर जो है निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको ज़मीन पे फैलाएंगे। तो ज़मीन पे फैलाने के लिए ज़मीन को 2% फॉर्मलिन से साफ़ करेंगे और भूसे को फैला लिया जाएगा।
भूसे को फैला लिया जाएगा, फिर हम बनाते हैं बैग्स। तो ये बहुत ही थ्योरी में थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इसको ऐसे समझे, केमिकल में पहली चीज़ आपको क्या क्या करनी है, बेविस्टीन और फॉर्मेलिन का यूज़ करना है। यहाँ तक क्लियर होगा। 90 लीटर पानी लिया एक टैंक में, 10 लीटर पानी लिया, 10 लीटर में आपने 125 ml फॉर्मेलिन और 7.5 ग्राम बेविस्टीन डाला। उसको 10 किलो के भूसे के जो पैकेट हैं, 10 किलो के जो छोटे छोटे पैकेट बनाए थे, उसमें आपने ऐड कर दिया फॉर्मेलिन और बेविस्टीन का जो घोल था वो आपने इसमें डाल दिया, बंद कर दिया। उसके बाद निकालने के बाद आपने एक्सेस पानी जो है ईंटों पे निकाल दिया। ईंटों को साफ़ रखना है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, शुद्धिकरण करी, यानी इसको हम लोग बेविस्टीन और फॉर्मेलिन में डाल रहे हैं तो अंदर के जो जीवाणु हैं उसको मार देगा। फॉर्मेलिन जो है माइक्रोब्स को मार देगा, बेविस्टीन फंगी को मार देगा, फंगीसाइड है। और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो अगर इसमें गंदगी होगी ईंटों पत्थर में तो क्या करेगा, दोबारा इसमें इंटर कर जाएगी, तो उसको हमें साफ़ करना होगा। जहाँ पे ज़मीन होगी वहाँ साफ़ करना होगा। जहाँ से हम हाथ को छुएंगे, हाथ में लगाएंगे तो हाथ साफ़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ भाई आपने साफ़ कर दी तो उसको आप छुओगे तो साफ़ हाथों से छुओगे, और जहाँ रखोगे तो साफ़ जगह रखोगे। तो ये मतलब है, इसलिए हम फॉर्मेलिन का 2% से छिड़काव कर रहे हैं, यहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं ईंटों पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसको हमने समझ लिया। अब हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको कुछ समय में बुलाऊँगा एक एक ग्रुप को। तो पहले इसको हम बस कंप्लीट कर लें जल्द से। तो इसमें जो है 16 से 18 घंटे जैसे मैंने बताया वो आपने कर लिया केमिकल स्टेरिलाइजेशन। 24 घंटे तक इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉनिंग करनी है, स्पॉनिंग यानी बिजाई करनी है, तो सेम कितना करना है, 10% से करना है। यानी ये 10 किलो है तो उस पर 1 kg स्पॉन पड़ेगा, यानी मशरूम के बीज पड़ेंगे। हम लोग थोड़ा कम भी करते हैं 1 किलो से। और इसको हम लोग पॉलीथीन बैग्स में फिल करते हैं। अच्छा, पॉलीथीन बैग्स के संग ये दिक्कत है कि ये इन्वायरमेंटल हज़ार्डस है, लेकिन अभी इसका कोई अल्टरनेटिव ये है, मतलब कोई ऐसा आया नहीं यहाँ पे। हम लोग के पास जो अल्टरनेटिव्स रहते हैं वो हैं प्लास्टिक के बर्तन रहते हैं, उन्हीं को साफ़ करके रीयूज़ कर सकते हैं, जो एक तरीका ये है। बट क्या होता है कि वो बर्तन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आगे बिजनेस चले तो वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट बहुत होता है। और इवन जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स का भी यूज़ करके देखा था, तो ये जो वेस्टर्न मशरूम्स होते हैं काट देते हैं इनको, तो ये वर्क नहीं कर पाती हैं, हमने जो नोटिस करा है। तो इस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब हमने कोशिश करी थी कि लास्ट टाइम से चेक करें, हमने चेक भी करा और रिज़ल्ट नहीं दे रहे बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स में। तो ये एक प्रॉब्लम है हम लोग के लिए, इसके लिए हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको कुछ तरीके से। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन चलाने की कोशिश करी थी, जिससे हमें रिज़ल्ट नहीं आया। अब जो है बैग प्रिपरेशन समझ लेते हैं। बैग प्रिपरेशन क्या है, मशरूम के कैसे बैग बनाएंगे। तो बैग होते हैं, जैसे ये बैग है, तो आपने क्या किया, इसमें फल भरा है, तो हमें नॉर्मल बैग लेना है, पॉलीथीन बैग्स। तो मेरे पास एक सेकंड, कुछ फ़ोटोज़ होंगी, दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये बैग्स आप देख रहे हैं, बैग्स बने हैं, तो ये मशरूम के हम लोग बैग बनाए हुए हैं। तो ये बैग आप देख रहे हैं, तो ये बैग पड़े हैं, वैसे इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, और उसी में पिक्चर्स में सारी उसी से निकालता हूँ, उसी में डाल देता हूँ। तो ये है, ये जो बैग्स आपने देखे हैं, इसमें हमने उस मशरूम को फिल किया है, मशरूम के सबस्ट्रेट यानी भूसे को फिल किया हुआ है। तो इनके बैग्स जो होते हैं
प्लास्टिक का जो बैग हो गया, प्लास्टिक के बैग में हमने भूसा भर दिया और भूसे के साथ हमने इसमें बिजाई करी हुई थी, बीज करे हुए थे, तो बीज पड़े होंगे, छोटे छोटे बीज। तो इसमें छोटे छोटे बीज या लेयर स्पॉनिंग करनी है तो छोटे छोटे बीज पड़े होंगे, अलग अलग जगह मिक्स स्पॉनिंग करी थी, यानी दाल चावल की तरह मिलाया था। तो मशरूम के बीज होंगे वो आपको मतलब इसमें दिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसे हमें ऊपर से टाई कर देना है। तो ये प्रैक्टिकल में समझेंगे आप लोग। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको आप बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें छेद कर देंगे। तो छोटे छोटे छेद करने हैं एरेशन के लिए। तो कुछ लोग मतलब हम लोग जैसे छेद नहीं भी बताते हैं और बताते भी हैं, मिल्की में हम लोग करेंगे, क्योंकि मिल्की में एरेशन मतलब इसको बंद करके नहीं करेंगे क्योंकि तापमान का प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा। तो इसमें छेद हम कर देंगे और ऊपर से उसको बंद करेंगे। अच्छा, ये हमारा पोर्शन जो है, जो बैग बनाने का है, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। वैसे इसमें आप जो छेद करेंगे वो 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होंगे। 10 से 15 छेद किए हैं जो हमने पेन की मदद से करेंगे। ये 10 से 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होंगे, मतलब एक पेन की जो मोटाई होती है उतनी मोटाई होगी इसमें बैग्स में, जो बैग आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। और दूसरा कॉटन प्लग मेथड है जो हम लोग ने किया था एक लास्ट टाइम कॉटन प्लग लगाए थे, छेद नहीं करे थे। क्या जो लास्ट टाइम वाले होंगे उनको पता होगा। अब यहाँ पे इंक्यूबेशन की बात हो रही है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है माइसीलियम, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, सफ़ेद रंग का फफूंद फैलता हुआ। तो जो माइसीलियम है ये जो है, ये जब फैलता है तो उसको CO2 ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, जब ये फैल रहा होता है सबस्ट्रेट में आपके, तो उसको CO2 ज़्यादा चाहिए होती है। और जब फ्रूटिंग होती है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, फ्रेश एयर चाहिए होती है। यानी 2 पार्ट में मैंने बताया था। मशरूम का एक होती है, इसको ऐसे समझे, मशरूम की जड़, ये जड़ नहीं होती टेक्निकली, है ना, इसको जड़ मत बोलिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, है ना। उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ये पार्ट है ये रूट्स टाइप स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है, इसको रूट नहीं बोलते हैं, इसको माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम जो हो गया ये वेजिटेटिव पार्ट हो गया, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब ये जो ग्रो होता है इसको CO2 एक्सेस चाहिए होता है, और पिन हेड बनने के लिए आपको चाहिए होता है टेम्परेचर, और दूसरी कंडीशन होती है फ्रेश एयर, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और मॉइस्चर। मतलब ये 3 चीज़ें चाहिए होता है, टेम्परेचर हो गया, फ्रेश एयर हो गया, और भी कंडीशंस होती हैं। कुछ जगह केसिंग होती है, और मतलब कुछ उसको मतलब शॉक दिया जाता है मशरूम को, हम लोग शॉक देते हैं फ्रूट करने के लिए। तो ये जो है माइसीलियम जो है, इसको जब रन होता है तो CO2 में ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कमरा बंद रखेंगे। जब हमें फ्रेश एयर ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कमरा बंद रखेंगे, और उस समय पैकेट भी बंद रखेंगे। मतलब पैकेट में छेद हैं लेकिन कमरा बंद है। ठीक है, अगर हम लोग क्या नाम है, कॉटन मेथड कर रहे हैं तो हम लोग उसका पैकेट नहीं खोलेंगे। और दूसरा है कि अगर हमने छेद किए हैं तो जहाँ पे हमने बैग्स रखे हैं, जिस रूम में हमने बैग्स रखे हैं, वो रूम जो होगा बंद होगा, और उस रूम को हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे। CO2 ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा? क्योंकि हमें माइसीलियम रन कराना है। तो मशरूम में माइसीलियम रन तभी होगा जब CO2 ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे फ्रूटिंग कब होगी, जब फ्रेश एयर और टेम्परेचर मिलेगा। पिन हेड का टेम्परेचर होता है वो मिलेगा, और फ्रेश एयर मिलेगी, ये 2 चीज़ें मिलती हैं। और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं किसी अलग अलग मशरूम्स में, तो वो भी फैक्टर्स हम लोग गिनते हैं, लेकिन जनरली ये 2 फैक्टर्स होते ही हैं। तो
हमने बंद कर दिया। अब बंद कितनी देर तक करना है, इंक्यूबेशन कितनी देर तक रहना है। तो ये जो इंक्यूबेशन है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये हमारा जैसे पिंक ओयस्टर में है तो ये हमारा जो है 7, ये जो है ड्यूरेशन 7 to 10 डेज़, तो ये इंक्यूबेशन ही है, यानी 7 से 10 दिन तक कमरे को बंद रखना है पिंक ओयस्टर के केस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल। और ये जो हमने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपको पता डार्क में मैंने मार्क करके रखा है, तो मैं दोबारा फॉलोअप करूँगा इस पर। तो ये देखिए 18 से 25 दिन का है ये गोल्डन ओयस्टर मशरूम का, और ये जो वाइट ओयस्टर मशरूम का है ये 15 से 20 दिन का है। तो ये इंक्यूबेशन जो है कितने दिन तक दरवाज़ा बंद रहना है, ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ कौन सी है। ठीक है, कौन सी हम स्पीशीज़ ले रहे हैं तो उतने दिन तक दरवाज़ा बंद रखें, उसमें ज़्यादा प्रवेश ना करें, कमरा बंद रखें जहाँ पे मशरूम रखा है, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर 1-2 पैकेट रख रहे हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, उसको आप कमरे में रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दरवाज़ा खोल भी रहे हैं, छोटे छोटे छेद हैं तो कोई इतना इशू नहीं होता है। लेकिन जब आप बड़े बल्क में करते हैं तो उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो कमरा बंद किया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए गए कमरे के अंदर, चेकअप करने के लिए गए, और जब गए तो 15 मिनट के लिए आपने पहले से ही फ्रेश एयर के लिए वेंटिलेशन खोल दिया, क्योंकि कमरे में CO2 इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने कहा, जब आप कमरा बंद रखेंगे तो ये है ना ppm 5000 ppm, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब आपका कमरा बंद है तो CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। खूब सारा आपने 100 किलो मान लीजिए मशरूम लगाया है, 100 किलो सबस्ट्रेट का या 200 किलो या 300 किलो सबस्ट्रेट का बैग लगाए हुए हैं एक कमरे में, तो उतना ज़्यादा रिस्पिरेशन रहेगा कि ये इतना जो CO2 है ये ऑटोमेटिकली आ जाता है उस समय। इसलिए मैंने कहा इस पर ज़्यादा फोकस अभी करने वाला नहीं है। जब आप नॉर्मल खेती कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता पड़ती है जब हम AC फार्मिंग करते हैं, उस समय हमें CO2 और क्योंकि कितना फ्रेश एयर डालना है, क्योंकि जब भी आप फ्रेश एयर डालोगे AC फार्म में तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसमें बिजली लगेगी, क्योंकि बाहर की गर्मी टेम्परेचर अलग होता है। तो AC फार्म में हमें ज़रूरत पड़ती है ये सब पैरामीटर देखने को, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो कमरा बंद करोगे तो 5000 ppm ऑलरेडी पहुंच ही जाएगा। तो उस समय क्या होता है कि अगर आप रूम में एंटर करोगे तो फिर आपको घुटन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई अगर मान लीजिए सांस का प्रॉब्लम है किसी को तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो बेटर ये होता है कि हम कहते हैं कमरे में जाना है चेक करने, तो पहले तो रोज़ मत जाओ, एवरी सेकंड डे जाओ, और उसके बाद क्या करो, खोल दो थोड़ी देर, 5-10 मिनट पहले फ्रेश एयर खोल दो, वेंटिलेशन खोल दो, फिर अंदर जाओ। फिर अंदर जाके अपने बैग्स को चेक करो, टॉर्च लेके जाओ, बैग को चेक करो, एक एक बैग को, उसके बाद वापस आ जाओ। तो बैग चेकिंग होती है कि उसमें मशरूम फैल रहा है, ये जो माइसीलियम दिखाया, ये माइसीलियम फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, या मोल्ड्स आ गई हैं। तो मोल्ड्स भी आती हैं, ग्रीन, रेड, ब्लैक, है ना, अलग अलग प्रकार की मोल्ड्स आ जाती हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार की मोल्ड्स आती हैं। मैंने फ़ोटो डाली हुई है, थोड़ी ग्रीन मोल्ड की फ़ोटो पड़ी है, ब्लैक मोल्ड की शायद आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे, मैंने डाली हुई है। तो ये सारी मोल्ड्स जो हैं ये मोल्ड आ जाती हैं, बैग्स में भी मोल्ड्स आ जाती हैं। तो ग्रीन मोल्ड है ना, और ट्राइकोडर्मा की वैराइटीज़ हैं वो आ जाती हैं। ये कॉम्पिटिटर मोल्ड होती हैं ये मशरूम का। जैसे मैंने कहा कि मशरूम के लिए जो हमने एक थाली खाना दिया, वो अब ये मोल्ड भी खा रही हैं तो खाना बढ़ जाता है, तो ये अपना कंपटीशन करने लगती है मशरूम से। बस ये प्रॉब्लम इनका यही है, इनको कोई मशरूम से मतलब नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन चालू कर देती है, तो है ना। तो ये मशरूम के दिक्कत पैदा करती है। ये देखिए मोल्ड आई हुई है, तो मोल्ड बड़ी नहीं होती है, ये बड़ी मोल्ड नहीं है, मशरूम है। इसमें ये जो ग्रीन कलर की आई है सबस्ट्रेट में, ये कंपटीशन कर रही है, ये मोल्ड आ गई है। ठीक है, मोल्ड्स बड़ी नहीं होती है, मोल्ड्स माइक्रो होती हैं, ये मशरूम्स बड़े होते हैं। ठीक है, मशरूम्स आर मैक्रो, मोल्ड्स आर माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे
जो मैंने बताया आपको इंक्यूबेशन यानी दरवाज़ा कितनी देर बंद रहना है, तो सारे स्पीशीज़ का अलग होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रूटिंग के लिए आते हैं तो मैंने 2 कंडीशन बताई। पहली चीज़ तो फ्रूटिंग के लिए क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। दूसरा एक टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर पे आते हैं, तो तापमान पे आते हैं, तो जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं कुछ पॉइंट, ये तापमान जो है स्पॉन रन का और पिनहेड के लिए जो उसमें चाहिए हमें वो 14 to 18। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रियाटस। इस पे हमें फ्लोरिडा पे आता हूँ, सेम ही होगा फ्लोरिडा का लगभग। तो यहाँ पे 14 डिग्री था, ये 15 डिग्री है, तो ये थोड़ा सा मतलब वो कम ले लेता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता है। हम लोग क्योंकि अब यहाँ पे जब आप नॉर्मल वेदर कंडीशन में कर रहे हो तो आप इन पे ध्यान नहीं देते हो। क्यों नहीं ध्यान देते हो, क्योंकि ये टेम्परेचर तो अपने आप ही आ रहा है ना, हम तो कंट्रोल कर नहीं रहे। सर्दियों के समय आप टेम्परेचर थोड़ी ना कंट्रोल करोगे, वो तो अपने आप ही आएगा ना। तो जब ये अपने आप ही हिट होता है तो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप ही फ्रूटिंग आ जाती है। तो ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस केस में, है ना। ये किस केस में इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका ये आपकी क्या नाम है, जब आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, एसी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको इस चीज़ की आवश्यकता होती है, वरना आवश्यकता नहीं है देखने की। जनरली अंदाजे के लिए आप रख सकते हैं कि पिनहेड नहीं निकल रहे हैं तो इतना तापमान नहीं आया है ना, आप बस इस जानकारी के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये तापमान अपने आप ही आएगा, वेदर अपने आप ही, टेम्परेचर नीचे होगा तभी पिनहेड निकलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 25 के ऊपर पिनहेड नहीं आता है, 25 के ऊपर भी फ्लोरिडा में आता है, 25 पे भी आता है। मतलब ये है कि फ्रूटिंग डेवलपमेंट हो जाता है। पिनहेड अगर मान लीजिए 25 के बाद भी चल रहा है, 28 तक ये सहन कर लेता है, 28 डिग्री तक ये सहन कर लेता है, 28 डिग्रीज पे भी आ जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो इसमें मोड्स लगनी शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने पिंक ओयस्टर में भी देखा है। पिंक ओयस्टर कहने को 30 डिग्री पर अच्छा आ जाता है, आता है नो डाउट, लेकिन इसमें मोड्स भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। तो मैंने ग्रीन मोल्ड लगते हुए देखा है फ्रूटिंग बॉडी पे। तो यहाँ पे हम थे फ्रूटिंग पे, तो हमने क्या किया, हवा दी। तो कब हवा देंगे, पिंक ओयस्टर के केस में 7 दिन से 10 दिन हमें अंदर रखना था, दरवाज़ा बंद रखना था। उस 7 से 10 दिन के बाद हम लोग, पिंक ओयस्टर के केस में हमें 7 से 10 दिन में रखना था, तो 7 से 10 दिन हम क्या करेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे। और उस जब माइसीलियम हमें सफ़ेद फफूंद फैलता हुआ दिखेगा, पूरे बैग में हमें दिख जाएगा मशरूम हमारा फैल गया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब माइसीलियम रन हो गया है हम इसको फ्रेश एयर दे देंगे, ठीक है। तो 7 से 10 दिन के बाद से, या मान लीजिए 15 दिन भी हम रुक सकते हैं, अगर माइसीलियम में सफ़ेद रन पूरा फैला नहीं है, यानी माइसीलियम रन नहीं हुआ है, तो हम रुक जाएंगे, तो हम बैग को नहीं खोलेंगे। अगर हमें माइसीलियम रन होता हुआ दिख गया है बैग में, तो हम बैग में छेद कर सकते हैं, या फिर हम फ्रेश एयर दे सकते हैं। अगर बैग में छेद नहीं है तो छेद करेंगे, कॉटन लगा है तो, है ना, तो छेद कर देंगे, वरना हम फ्रेश एयर दे देंगे, ठीक है। तो फ्रेश एयर देंगे, तो फ्रेश एयर इसको जनरली आप मान के चलें 8 घंटे की फ्रेश एयर चाहिए होती है, तो 1/3 आप दे सकते हैं, यानी 8 घंटे की फ्रेश एयर आप दे दें तो ये चल जाता है, कम से कम इतनी। और अगर आपको सर्दी का समय है, सर्दी के समय आपको बालकनी में रखना है, आप रख सकते हैं, सर्दी के समय केवल चल जाएगा। माइसीलियम रन करने के बाद आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग रखा हुआ है, हमने फ़ोटो भी डाली है आपको दिखाने के लिए कि हम लोग ने ऑलरेडी बालकनी में माइसीलियम रन हो गया था। माइसीलियम रन करने के बाद हमने पैकेट को शिफ्ट किया, 80-80 किलो के पैकेट को बालकनी में शिफ्ट किया, उसमें कट लगाया, कट लगाने के बाद फ्रूटिंग आई खूब सारी। ये मेरे ऑफिस की बालकनी थी और उसमें मतलब हमने खूब फ्रूटिंग ली थी, घर के खाने के लिए हमने लगाया था उसको। तो वो जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी यहाँ पे, जो वाली, तो इसमें हमने डाला था और घर के खाने के लिए हम ले गए थे। तो ये जो था, ये आपका कमर्शियल क्रॉप में 2 बार लिया जाता है, लेकिन 3 तक ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप क्योंकि तीसरी बार में जो फ्लश होता है वो कमज़ोर होता है, मतलब ये फ्लशेस में आता है। जैसे कि आपका मशरूम निकला 7 दिन में,
फिर 7 दिन का गैप लिया, फिर 7 दिन बाद निकला, फिर 7 दिन का गैप लिया, फिर 7 दिन बाद निकला। तो मतलब ऐसे गैपिंग में चलता है मशरूम। जनरली 5 से 7 दिन की गैपिंग होती है। ये बढ़ भी जाता है, जैसे मान लो पहला फ्लैश आया तो 7 दिन तक फ्लैश बड़ा होता है टोटल। मतलब पहला फ्लैश आया, पिन हेड निकला, तो पिन हेड निकलने के बाद मान के चलिए 4 से 5 दिन इतना आपका लेगा, 3 से 4 दिन लेता है पिन हेड बड़ा होने में, मतलब फ्रूट बॉडी बड़ा होने में। फिर 7 दिन का रेस्ट लेता है, फिर सेकंड पिन हेड निकलेगा, 7 दिन का बड़ा होगा, फिर 7 दिन का रेस्ट होगा। यानी 7 दिन फ्रूटिंग जो होगी नहीं आएगी, वो रुक जाएगा, फ्रूट नहीं देगा। तो ऐसे चलता है। तो पहला फ्लैश आएगा, फिर रेस्ट लेगा, फिर फ्लैश आएगा, फिर रेस्ट लेगा, फिर फ्लैश आएगा। तो इसके बाद भी जो है फिर रेस्ट लेगा, फिर फ्लैश आएगा। लेकिन जो पहले फ्लैश में आती है ऐसे चलता रहता है इसका। अब इसके बाद भी एक फ्लैश और आ सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्लैश नहीं आता है। अब तो फ्लैश ये कंटिन्यू आते रहते हैं। लेकिन क्या होगा कि एक ज़रा सा मशरूम निकलेगा, जैसे मैंने छोटा का पीस दिखाया आपको, एक छोटा सा पीस निकलेगा, या फिर मान लीजिए एक फ्रूट बॉडी आ गई है, 2 फ्रूट बॉडी आ गई, बहुत कम हो जाती है, यील्ड बहुत कम हो जाती है। तो पहले दूसरे में बहुत ज़्यादा यील्ड रहती है, थर्ड में यील्ड काफ़ी कम हो जाती है, और फोर्थ फिफ्थ में और कम होने लगती है। तो यील्ड जो होती है उसकी रेशियो कम हो जाता है। तो पहले दूसरे में लगभग अच्छा खासा हमें यील्ड मिल जाता है। और तीसरे फ्लैश में हमें मान के चले 3 फ्लैशेस में अगर हमारा जो ये आपका मैंने चार्ट दिया था, यील्ड का, तो इतनी आपको यील्ड मिल जाती 3 फ्लैशेस में। ठीक है, तो यानी पिंक ओयस्टर में 800 ग्राम तक आपकी यील्ड आ सकती है। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं, पर किलो जो सबस्ट्रेट है उसमें आपको 800 ग्राम मशरूम मिल सकता है। और ये फ्लोरिडा है, इसमें 900 ग्राम तक आता है। हम लोगों ने ज़्यादा भी लिया है। ठीक है, ये बोलते हैं लोग 900 ग्राम तक, लेकिन ज़्यादा हमने लिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो है यहाँ पे आपका फ्रूटिंग आ गई है। इसको हम प्रैक्टिकल इसका नहीं करेंगे, मिल्की का करेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है आप देख चुके हैं। टेम्परेचर इस समय चला गया है, अब टेम्परेचर इसका सर्दियों के सीज़न में आएगा। और इसको हम विंटर में अभी नहीं उगा रहे हैं, समर्स में नहीं उगा रहे हैं। कारण ये है कि इसकी भी इतनी डिमांड नहीं है। इसका डिमांड है, बहुत कम है, हम लोग उसको उगा के सुखा लेते हैं। तो हार्वेस्ट क्या करना है, तो पानी नहीं डालना है हार्वेस्टिंग से पहले। तो वो खैर हम पानी डालते ही नहीं मशरूम में। तो कुछ लोग जो पानी डालना प्रेफर करते हैं वो लोग डायरेक्ट मशरूम पे पानी डाल देते हैं। तो हम लोग क्या है कि मशरूम पे वाटरिंग नहीं करते हैं। हम लोग जब मशरूम निकल जाता है तब वाटरिंग करते हैं सबस्ट्रेट पे, या फिर उसके चारों ओर उमस बढ़ाते हैं। तो मशरूम पे हम लोग डायरेक्ट पानी नहीं डालते हैं। मिल्की मशरूम में भी नहीं डालेंगे और बटर मशरूम में भी नहीं डालेंगे। और ट्विस्ट एंड टर्न होता है हार्वेस्ट करने के लिए, तोड़ने के मेथड होता है, वो आप करके उसको तोड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है। अब ये हम लोग के जो है मिल्की मशरूम का होगा, और मिल्की मशरूम के हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। ये सेम तरीका जो आप मिल्की मशरूम में करेंगे, बस मिल्की मशरूम में आप केसिंग ऐड कर देंगे। सेम तरीका है। हमने आपको बहुत ही एक बेसिक वाला लेवल बताया जो केमिकल मेथड है। उसके बाद हमारी स्टीम मेथड होती हैं। तो स्टीम मेथड में हमारी टर्निंग्स होती हैं, पाइल बनता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल चला जाता है। उसको अभी हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये है कि उसका लगाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि इसकी इतनी डिमांड मार्केट में नहीं है, तो उतने बड़े लेवल पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है, पूछ लें। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिए। हेलो सर, अंश प्रताप बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सर ये कह रहे हैं सर, आपने बताया जो सर मोल्ट आता है वो मशरूम का कंपटीटर है, तो सर ये मोल्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, मोल्ड्स को हम कंट्रोल करते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं। सर और ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? देखिए मोल्ड्स में जैसे मान लीजिए अगर आपकी मोल्ड ऑलरेडी आ गई तो उसमें हम लोग फॉर्मेलिन, कौन सी मोल्ड है पहले ये देख लेते हैं। ब्लैक मोल्ड है तो हम फॉर्मेलिन का एक इंजेक्शन छोटा सा मोल्ड पे मार देते हैं।
जैसे आपकी मोल्ड मान लीजिए ये प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है, मान लीजिए आपका ये है एक सबस्ट्रेट है और मतलब इसमें क्या है, ये वाइट हो गया है, लेकिन कहीं कहीं क्या हुआ कि ब्लैक कलर की मोल्ड आ गई। ठीक है, ये पैचेस की तरह होंगे, ये पैच होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पर एक आप मार देंगे एक 2% फॉर्मेलिन का सोल्यूशन जो है। आप कोई कहेगा भाई केमिकल मार रहे हैं, है ना, ऐसा आता है दिमाग में, यस सर। है ना। तो केमिकल जो है, ये जो फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन के संग ये होता है कि आपने इंजेक्शन मार दिया इस पे, लेकिन आपको इतना ही मारना है कि इतना मरे, इतना ही गीला हो, मतलब बाकी माइसीलियम में ना लगे। ठीक है, तो हम उसको सोक कराते हैं। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, इतना पोर्शन कट कर लेते हैं, इतना जो एरिया है इसको कट करके निकाल दिया, अलग कर दिया, और उस एरिया पे कॉटन में फॉर्मेलिन 2% फॉर्मेलिन से लगा दिया। जो फॉर्मेलिन होता है ये हवा में उड़ जाता है। ये ऑर्गेनिक एक केमिकल है, ये हवा में उड़ जाता है, नेचुरली भी बनता है फॉर्मेलिन। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ वो है। तो उतना उसने जितना डैमेज करना था उतना डैमेज किया, उसके बाद हवा में उड़ गया। अगर फॉर्मेलिन वहाँ प्रेजेंट रहेगा तो मशरूम ग्रो ही नहीं होगा उस जगह पे। तो हम लोग ने क्या किया था, एक बार जब हमारे से ब्लैक मोल्ड की प्रॉब्लम आई थी, ग्रीन मोल्ड की खैर मैं अलग बताऊंगा, ग्रीन मोल्ड का अलग रहता है। ग्रीन मोल्ड की भी प्रॉब्लम आई, मैंने डाला भी है। ब्लैक मोल्ड में हमने सिर्फ इंजेक्शन मार दिया, कोई कट कर नहीं करा और भूल गए, इतना ही गीला किया। उसके बाद क्या हुआ, जो माइसीलियम था, पहले ये मोल्ड माइसीलियम को खा रहा था, तो माइसीलियम ने क्या किया, इस मोल्ड को खाना शुरू कर दिया मतलब इंजेक्शन के बाद, और ये पूरा वाइट हो गया। उसके बाद यहाँ से ही फ्रूटिंग हो गई। तो मशरूम तब निकलेगा ही नहीं अगर वहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी ट्रेस रहेगा फॉर्मेलिन का, क्योंकि फॉर्मेलिन कोई भी जीव को ख़त्म कर देता है। तो फॉर्मेलिन जब हवा में उड़ जाएगा तो उस जगह से थोड़े समय बाद फ्रूटिंग आ जाती है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, अगर ग्रीन मोल्ड होती है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा पीएच बढ़ा के और उसके साथ साथ हल्का सा बेबिस्टीन मिला देते हैं, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। फॉर्मेलिन के साथ बेबिस्टीन मिला देते हैं, क्योंकि ग्रीन मोल्ड जो है ना, ये मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। इसका क्या कारण है, मैंने बहुत रिसर्च पेपर पढ़े, कोई भी मुझे जवाब नहीं मिला, है ना। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर देख लिए, हम लोग को भी समझ में नहीं आया ये कैसे आ जाती है और क्यों आती है ना। और बस ये आ जाती है। और एक इसकी खासियत क्या है, ये मतलब सबसे ख़राब ब्लैक मोल्ड क्या है, मेरा फेवरेट मोल्ड है। क्यों, दिखा सीधे मारो एक इंजेक्शन ख़त्म, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ग्रीन मोल्ड के संग ये है कि वो पहले जो दिखेगा वो पहले होगा वाइट। अब आपको पैच पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा माइसीलियम रहने, उसके थोड़ी देर बाद वो ग्रीन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद। तो ये जो है, ये चीज़ जो है, ये आपको मतलब आप धोखे में आ जाते हैं, और तब तक ये फैल चुका होता है, अंदर तक फैल चुका होता है, तो आपको पता ही नहीं होता वो माइसीलियम है या वो ग्रीन मोल्ड है। तो ये थोड़ा पहचान करने में, और ये सेम वाइट प्लास्टर मोल्ड में भी होता है। तो ये हम लोग धोखा खा जाते हैं, और इसीलिए मुझे ये ग्रीन मोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और ये मतलब पूरा पैकेट, इसको मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ये फॉर्मेलिन से कंट्रोल होता ही नहीं। इसके लिए मुझे बेबिस्टीन और पीएच बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी ये कर जाएगा, और फॉर्मेलिन के साथ। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम आती है ग्रीन मोल्ड में, तो तब जाके कंट्रोल होता है, वरना ग्रीन मोल्ड पूरा पैकेट ग्रीन कर देगा। हम लोग के लास्ट टाइम पूरे पैकेट ग्रीन हो गए थे, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, उसमें कुछ सर्वाइव ही नहीं करा, तो हमने क्या किया, सबस्ट्रेट को दोबारा से हमने उसको फॉर्मेलिन बेबिस्टीन का ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद दोबारा से उस पर स्पॉनिंग करी। यही एक तरीका बचा था, और कोई तरीका नहीं बचा था। मान लीजिए कंपोस्ट है, आपने कंपोस्ट बनाया बटन मशरूम के केस में, तो आपने मान लीजिए उसमें 10,000 का कंपोस्ट, 10,000 सोचिए 30,000 का कंपोस्ट लगा दिया, ठीक है, 30,000 का कंपोस्ट लगा दिया। अब 30,000 में आपकी ग्रीन मोल्ड आ गई। आप कंपोस्ट थोड़ी ना 30,000 फेंकोगे, तो अब क्या करोगे, उसमें दोबारा से ट्रीटमेंट करते हो। हम लोगों ने करके कराया भी था ट्रीटमेंट, और मशरूम भी निकला है फार्मर्स का, लेकिन यील्ड अगर जितना फैल जाता है ना, उसमें कम हो जाती, गिर जाती है। तो यील्ड गिर जाती है अगर ग्रीन मोल्ड आ जाती है। तो इसमें सफाई का ध्यान रखें। स्टार्टिंग में हम लोग यही कहते हैं कि भाई फार्मूला को ढंग से फॉलो करें और सफाई का ध्यान रखें। क्या होता है, लोग बैग इधर रख देते हैं, उधर रख देते हैं, और उसमें क्या हो, इनॉकुलेशन हो जाता है। गंदगी, गंदे हाथ से छू लिया, मोबाइल पकड़ लिया और काम कर लिया,
तो उसमें इनॉक्यूलेशन हो जाता है और वो सही नहीं रहता है। तो उसको हम ग्रीन मोल्ड को अवॉइड करने का तरीका यही है कि हम सफाई को ध्यान रखें और नहीं आती है फिर, और तापमान का ध्यान रखें तो नहीं आई, है ना। आई तभी है जब हम लोग ने अपनी तरफ से गलती करी है। और कोई क्वेश्चन? सर जैसे 10 केजी बैग में आप बताए हैं, तो हाँ। उसमें अगर बटन मशरूम हम लगाते हैं तो एक सीजन में एंड सीजनली हम कितना उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं? बटन मशरूम की बात कर रहे हैं। बटन मशरूम बटन मशरूम सबस्ट्रेट से। में नहीं होता है, बटन मशरूम कंपोस्ट बनता है। तो बटन मशरूम के कंपोस्ट हाँ बनते सर, हैं, कंपोस्ट हाँ। चाहिए। तो उसका जो कंपोस्ट होता है दैट इज़ डिफरेंट, इसका जो सबस्ट्रेट है दैट इज़ डिफरेंट। दोनों में अंतर क्या है समझिए। जो बटन मशरूम का कंपोस्ट ले रहे हैं वो क्या है, वेट है। तो कोई भी चीज़ को आप गीला करेंगे तो उसका वज़न बढ़ जाएगा। आप कोई भी चीज़ यस अगर सर। मिट्टी में पानी डालेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा ना। तो अगर आप उसको यस सर। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम कहें 100 किलो कंपोस्ट है और 100 किलो ड्राई सबस्ट्रेट है, तो ये सूखा है, ये गीला है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में भूसा कितना यूज़ हुआ वो कम होगा, है ना। कंपोस्ट क्योंकि पानी भी इसमें मिला हुआ है, मॉइस्चर भी मिला हुआ है, तो मॉइस्चर का भी वेट होता है। तो इसमें हमारा 90% आता है, इसमें हमारा कंपोस्ट में आ रहा है 20%, है ना। तो हम कह रहे हैं भाई इसमें तो कम है ना। लेकिन ये कंपोस्ट पे है, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपोस्ट पे है। तो हमारा जो भूसे का अगर आप ड्राई करके करेंगे तो लगभग इसका ड्राई के अनुसार, जैसे इसका मान लीजिए कितना आ रहा है ड्राई पे, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका ओएस्टर का आ रहा है मान लीजिए 90% और बटन का आएगा ड्राई पे 40%, ठीक है। ड्राई पे मैं बता रहा हूँ, कहीं भी आपको 40% नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। कंपोस्ट पे हमेशा आपको 35% मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ड्राई पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वो कंपोस्ट ड्राई होता तो कितने में आ जाता, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है। वरना उसका जो प्रोडक्शन है कंपोस्ट पे दैट इज़ 20 to 35% होता है इंडोर मेथड में। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ।